तो हमने ये बात की थी, देखिए कि कैरी रिपल एडर जो है, वी नो कैरी रिपल एडर वेल, और कैरी रिपल एडर जो है वो फंक्शनैलिटी वाइज हमें कोई तकलीफ नहीं देता। यानी उसका काम है एडिशन करना, इट डज एडिशन एंड इट डज इट एक्यूरेटली। मसला ये है कि हमारी नज़र के मुताबिक वो ज़रा स्लो है। स्लो होने का क्या मतलब है? स्लो होने का मतलब ये है कि यार एडिशन तो करता है, लेकिन जब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती हैं तो वो जो एडिशन होती है वो उसका टाइम भी बढ़ता जाता है। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एडिशन कुछ इस तरह से हो कि नंबर ऑफ बिट्स बढ़े तो डिले ना बढ़े। देखा जाए तो ये कोई इतनी जस्टिफाइबल डिमांड नहीं लगती, क्योंकि सर अगर आप इंसानों से भी एडिशन करवाएंगे तो यही होगा ना, एक 3 बिट का नंबर ऐड करना है, 3 डिजिट का नंबर ऐड करना है, और एक 300 डिजिट का नंबर ऐड करना है। दोनों के टाइम में फर्क होगा, आप कह रहे हैं कि सेम हो, बट दिस इज आवर विश लिस्ट और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि सिंस कंप्यूटर में रिसोर्सेज बहुत सारी होती हैं, हम पैरेलल में काम कर लें। तो मिसाल के तौर पे मुझे 4 बिट ऐड करनी है, तो 1 2 3 4 लोग हैं। मैं कहता हूं मुझे नंबर ऐड करना है 10111101। मैं कहता हूं भाई तुम चारों मिलकर ये नंबर ऐड करके मुझे आंसर बता दो। आज सच ये चारों मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि किस तरह से सब मिलकर ऐड करेंगे? कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं, एक एक डिजिट सबके ऐड कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब एक एक डिजिट ऐड करेंगे, जो ये ऐड करेंगे वो आंसर थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? ये जब कैरी भेजेंगी तो आंसर आएगा ना। इसी तरह जो ये करेंगी वो आंसर नहीं होगा जब तक ये कैरी ना आए। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सीक्वेंशियल हो गई, कोई कैरी के लिए वेट करना होता है। तो हमारे पास जो सारा डिले आता है वो डिले आता है बेसिकली कैरी की वजह से। हमारे पास जो डिले आता है वो आता है कैरी की वजह से डिले होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करें कि चीजें फास्ट हो जाएं? हम क्या करें कि चीजें फास्ट हो जाएं? तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए कैरी की वजह से डिले है वो हम पहले जरा दिखा दें। C1 इज इक्वल टू जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट, C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 C1। हर कैरी का जो डिले है ना, वो दरअसल एक एंड गेट का डिले प्लस एक और गेट के डिले के बराबर है। तो पहले C1 आएगा तो C2 कैलकुलेट होगा, C2 आएगा तो C3 कैलकुलेट होगा, C3 आएगा तो C4 कैलकुलेट होगा। दिस सीक्वेंसिंग ऑफ थिंग्स इट टेक्स टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि सर ये देखें, C1 तो बराबर है जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट के। आपको शुरू से ही जी नॉट पी नॉट पता है, सी नॉट पता है, आपको C1 मिल जाएगा। C2 को भी अगर आप देखें, जो कह रहे थे G1 प्लस P1 C1, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इनपुट्स के लिहाज से। सो वी कैन हैव C2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन में अगर मैं बात करूं ना डिले की, डिले की तो कितना डिले होगा? ये एक एंड गेट है, ये एक एंड गेट है और ये एक और गेट है। एंड गेट पैरेलल में चलेंगे, और गेट उसके बाद चलेगा। तो इसमें जो C2 में जो टोटल डिले आएगा वो होगा एक एंड का और एक और का। सिमिलरली C3 में जो डिले आएगा वो एक एंड गेट का और एक और गेट का डिले आएगा। C4 में जो डिले आएगा वो एक एंड गेट और एक और गेट का डिले आएगा। इसका मतलब ये है कि C1 C2 C3 C4 ये सब के सब हमें पैरेलल में मिल सकते हैं। ये सब हमें पैरेलल में मिल सकते हैं और वो हम यहां पर दिखाते हैं। एक एंड और एक और का डिले, एंड और का डिले, एंड और का डिले, यानी C1 C2 C3 C4 एक साथ मिल सकते हैं। ये हम क्या बातें कर रहे हैं? हम ये बातें कर रहे हैं कि जिस तरह माशाल्लाह हमारे मुल्क और इस क्लास के बाद इतनी सारी है, तो इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर में भी बेतहाशा ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स मौजूद हैं। आप चारों ने एडिशन करनी है ना भाई, इन चारों की एडिशन में हेल्प के लिए आप 4 लोगों को भी हम लगा देते हैं। अब वो क्या काम हो रहा है? ये सम करेंगे ना, आप कैरी की वैल्यू कैलकुलेट करके इनको दे दीजिएगा, आप कैरी की वैल्यू कैलकुलेट करके इनको दे दीजिएगा, आप कैरी के कैलकुलेट करके इनको दे दीजिएगा, और आप तीनों जो इनपुट्स मैं दे रहा हूं वो मैंने आप सबको दे दिए। तो अब आप तीनों एक साथ काम शुरू कर सकते हैं और एक साथ खत्म कर सकते हैं। तो आप सब जो कैरी के लिए इधर दाएं देखती थी, अब आपको दाएं देखने की जरूरत नहीं है, ये पीछे वाली आपकी साथी ये आपको कैरी भेज देंगे। तो अब आप क्या होगा, शुरू में जैसे ही मैंने कहा गो, पीछे से कैरीज आएंगी आगे, आपने एडिशन की और आंसर हो जाएगा। लेट्स डू सम डेमोन्स्ट्रेशन। ये पकड़ो, जब मैं बोलूंगा एंड प्लस और तो आपने इनको पास करना है, और जब एंड प्लस और आपके पास मैं दोबारा बोलूं तो आप इनको पास करेंगे। ठीक है ना? देखते हैं कितना टाइम लगता है। एंड प्लस और, एंड प्लस और,
एंड प्लस और, फिर ये एंड प्लस और करके, तो आपने देखा 4 बिट में 4 एंड प्लस और का डिले लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कहता हूं यार ये काम नहीं करते, इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप ये पकड़े, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं, बल्कि आपको मैं क्यों दूं, छोड़ो, आप क्या करेंगे, जब मैं एंड प्लस और बोलूंगा आप सब आगे कैरी पास कर देंगे, ठीक है। एंड प्लस और आगे आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो सी नॉट जीरो तो कुछ करेंगे नहीं आपको, इसलिए एंड प्लस और आपके पास कैरी आ चुकी है, आपने सम दे दिया, द सम इज देयर। तो इसका मतलब है अब काम 4 में नहीं, ये 1 या 2 साइकिल में हो गया, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ सेविंग्स दैट वी डू। लेकिन अगर आप ये देखें, और मैं इन लोगों की बात करूं, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव था, बिकॉज आपने इतनी सारी चीजें करनी है, एंड एंड ऑर्स वगैरह, तो ये सर्किट बड़ा है, ठीक है ना, ये सर्किट उससे छोटा है। और आप सोचिए जितनी ज्यादा बिट्स बढ़ाता जाऊंगा इस तरह के सर्किट, और इस तरह से बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करने वाले सर्किट, तो ये वाला जो आइडिया है ना कि यार नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाती हैं और हम उनके लिए डेडिकेटेड सर्किट लगाएं, इट वोंट रियली वर्क, इट वोंट रियली वर्क। व्हाई? बिकॉज छोटी बिट तक तो सही है, C1, C2, लेकिन जब आप C7, C8 और C18 की बात करें, देन इट्स गोइंग टू फेल। C3 में 3 एंड गेट लग गए, तो C16 में 16 एंड गेट लग जाएंगे, C3 में 4 इनपुट वाला गेट लग गया, C16 में 17 इनपुट वाला गेट लग जाएगा। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दैट? इसलिए यार ये टेक्निक अच्छी है लेकिन स्केलेबल नहीं है। अब क्या करें? उसके लिए जो हमने सोल्यूशन सोचा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो ये था कि ऐसा करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरी कैरी, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरी कैरी। उसकी जगह हम ये करते हैं कि हम हर चौथी कैरी मालूम करते हैं, हम हर चौथी कैरी मालूम करते हैं, ठीक है। आप दोनों काइंडली आगे आके बैठ जाए, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 बिट के एडर हैं, ठीक है ना। एक दफा फिर जो 4 बिट का डेमो दिया था, 8 बिट का डेमो। जब मैं बोलूंगा एंड प्लस और, आपने ये कैरी बिट है, आप इनको देंगे अगले एंड प्लस और पे इस तरह से, ठीक है ना। एंड प्लस और, एंड प्लस और, एंड प्लस और, एंड प्लस और। क्या हो गया तुम लोग को इतने सुनो, तुम लोग का कंप्यूटर ही फजूल है मेरा। वापस से पुश, ये किसने रोका अपने पास, क्यों? एंड प्लस और, 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 एंड प्लस और। मुझे ख्याल आ रहा था वो आते ना जैसे जीतो पाकिस्तान किस्म का शो, उसमें तो आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, पहले राउंड में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इट टुक लाइक 7 थिंग्स, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, देखिए दैट वाज C1, C2, C3, आपको मिली थी C4, यहां से C4 मिली, C5, C6, C7, और फिर वो आगे C8 होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग अपना गेम चलाते रहिए, C1, C2, C3, C4। मिस आपके लिए ना मैं एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रहा हूं, हम इनको एंगेज कर रहे हैं, आप C4 कैलकुलेट करके इनको दीजिएगा, ओके। आप C4 कैलकुलेट करके इनको दीजिएगा, लेकिन ये C4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट मी शो दैट। C4 के लिए ये इक्वेशन है, C4 के लिए ये इक्वेशन है, तो होगा ये कि G3, there is a thing called G3 and there is a thing called P3। तो अगर G3 किस पे डिपेंड करता है, आप देखें, वो डिपेंड कर रहा है G3 पे, G2 पे, G1 पे, G0 पे, P0 पे, P1 पे, P2 पे, P3 पे। जब हम ऑन करते हैं सर्किट, तो G0, G1, G2, G3, P0, P1, P2, P3 सब मिल जाते हैं, ओके। तो जिस वक्त मैं बोलूंगा एंड प्लस और, तो इसका मतलब है उस वक्त G3 और P3 कैलकुलेट हो जाएगा। कौन करेगा G3 P3 कैलकुलेट? आपको G3 P3 कैलकुलेट करके आप प्रोवाइड करेंगी, तो आप G3 P3 प्रोवाइड कर, जब मैं बोलूंगा एंड प्लस और, तो आपके पास से क्या जनरेट हुआ, G3 P3। आपने किसको दिया, इनको दिया। आपको जब G3 P3 मिल जाएगा, उसके बाद जब मैं बोलूंगा एंड प्लस और, क्योंकि जब मैंने पहले बोला एंड प्लस और, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या देती हैं आगे, लेकिन जब आपके पास आ गया और मैं आपको बोलूंगा एंड प्लस और, तो आप क्या करेंगी, आप उठकर कैरी इनको लाकर दे देंगे। जब मैं एंड प्लस और बोलूंगा, आप क्या करेंगी, इनको क्यों देंगी, इनको क्या डाल लोगे यार इधर, ठीक है ना, इधर इस तरह से।
तो हम इस चीज को करके देखते हैं वंस अगेन। होशियारबाश, ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट, रेडी? अभी बोला नहीं है। एंड प्लस और, एंड प्लस और, मुलाजा फरमाइए, C4 मिल गया, जबकि अभी आपके पास क्या आया था? C2 ही आया था। इनको मिल गया। एंड प्लस और, एंड प्लस और, ये देखिए ये इनको क्या दे रही है? C4 दे रही है, ठीक है। लेकिन आप तो पहले ही C4 ले चुकी थी, तो आप कहेंगी थैंक्स बट नो थैंक्स, क्योंकि मेरे लिए दूसरे लोग हैं काम करने वाले, ठीक है ना। एंड प्लस और, तो अब आप ये देखें कि 4 साइकिल के अंदर हमारी 8 बिट्स माशाल्लाह निमट गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने चौथी के लिए एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल SSGs को तैनात किया था, जिन्होंने इनके लिए कैलकुलेशन कर ये चीज दे दी, एंड दीज थिंग्स बिकम क्वाइट क्विक। अच्छा, ये जो काम हमने G3 P3, तो ये जो कहना चाहिए कि जो कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लग रहा था, 7-8 बार मुझे एंड प्लस और बोलना पड़ रहा था, अब मैंने 4 बार एंड प्लस और बोला और सबके पास से कैरी गुजर गई। इनफैक्ट आप जो कैरी दे रही थी, आप दे दें ना दें इनको फर्क ही नहीं पड़ता, आप देंगे, रख लेंगी, उठा के फेंक देंगे, बट बिकॉज वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स योर सर्किट इज बिकमिंग फास्टर। सो ये चीज है। अच्छा, अब इसी कहानी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि देखें वहां से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और ये C8 आगे देती, क्योंकि हमने वो कहा था ना हर चौथी। तो यहां पर अगर कोई बैठा हो तो उसके लिए भी हम C8 का इंतजाम करें, ठीक है ना। तो यार आगे आगे बैठ जाओ, आप आगे आके बैठ जाए दोनों, अच्छा है हमारे पास C8 C9 आ जाओ, वैसे ही रास्ते में बैठे हुए हो। गुड, अब ये C8 है, ये C8 है, ठीक है। C8 को क्या मिलना चाहिए? C8 को मिलेगी कैरी, इनको मिलेगी C8। C8 कैसे मिलेगी? उसके लिए आना चाहिए G7, P7 और C4। अब सवाल ये G7, P7, C4 कैसे मिलेगा? तो G7, P7, C4 के लिए भाई G7 और P7 और C4 होना चाहिए। G7, P7 किस पे डिपेंड करता है? G7 यहां से आता है, P7 यहां से आता है। G7 किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है G4, G5, G6, P6, ठीक है ना। तो G4, G5, G6, P6, G7, P7 इस पे डिपेंड करता है। ये वो सारे इनपुट्स हैं जो शुरू से ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब है जैसे हमने उनको एंगेज किया था जिन्होंने G3 P3 के लिए काम किया था, अब उन्हीं की तरह हम लेट्स से आपको एंगेज करते हैं जो कि काम करेंगी G7 P7 के लिए। आपने G7 P7 कैलकुलेट करके किसको देना है? आपने G7 P7 कैलकुलेट करके उसको देना है जो C8 कैलकुलेट करे। अब C8 कौन कैलकुलेट करेगा? C8 आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। आप C8 कैलकुलेट करके किसको देंगे? लेकिन आपको C8 कैलकुलेट करने के लिए और क्या चाहिए? C4। G7 P7 तो ये आपको बराबर से मिल जाएगा। C4 कौन देगा भाई? हाथ उठाए जो C4 देगा। आप G3 P3 देंगे। कौन देगा C4? आप है वो, मैं हूं। अच्छा हाँ जी, आप ही हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो आप भी थी, लेकिन आप थोड़ी सी स्लो है ना, इसलिए मादरत के साथ आपको जहमत नहीं दे रहा। G3 P3 आपको मिला, आपने क्या जनरेट किया? C4। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? C4 आप किसको दे रही थी? इधर। अब आप C4 उठकर जाकर वहां भी देंगी। इसीलिए देखिए ये दोनों C4 हैं, इनको भी C4 दिया उनको। जब आपको C4 मिल जाएगा आप काम कर सकेंगी। ये डिपेंड करता है कि आपको G7 P7 मिला कि नहीं, और ठीक है। और जब G7 P7 मिल जाएगा क्या C8 मिल सकता है? नहीं। G7 P7 के साथ C4 मिलेगा तो काम होगा। तो जब आपके पास G7 P7 भी आ जाए और C4 भी आ जाए, ओनली देन थिंग्स वुड वर्क, ठीक है। तो अब हमें आप देखिए जो इनिशियली सिग्नल्स पैदा होंगे और चलेंगे हमेशा की तरह, G3 P3 आपकी जिम्मेदारी, G7 P7 आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। लेट स्टार्ट, हम वो देखते हैं और ऑब्जर्व करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड प्लस और, पकड़ लो, ठीक है। अभी मैंने एक बार बोला एंड प्लस और, हालात क्या है? C1 मिल चुकी है, इनको इनपुट मिल चुका है G3 P3। आपने
आपको G7P7 मिल चुका है। इस वक्त C4 अवेलेबल है, आपको कुछ मिला नहीं। अब मैं दोबारा बोलता हूं एंड प्लस और C2 मिल गया, C2 मिल गया, C4 मिल गया, C4 मिल गया, C4 मिल गया। अब आपके पास क्या आ चुका है? C4 G7P7। अब आप क्या जनरेट करेंगे? C8। वो आप देंगे किसको? उनको। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलता हूं एंड प्लस और। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हुआ, वहां पे C3 आता है, यहां C5 आता है और यहां C8 आ गया है। यानी अब ये इनको कब काम करना शुरू करना था? अगर उस लिहाज से देखते तो ये तो बहुत देर में जाके आती कहानी, लेकिन अब इनको मिल गया। अब मैं बोलता हूं एंड प्लस और, आपने दिया, कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही कर चुकी। यहां C6 है और यहां पे C9 आ चुका है। सो आप देखिए चीजें किस तरीके से प्रोएक्टिवली स्टार्ट हो रही हैं। सो इस तरह से हमारे पास टाइम की बचत हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और वही चीज हमने एक भयानक सी तस्वीर के जरिए आपको दिखाई थी। अब मेरा माल वापस करो सब, कहाँ गया है? चलो एक तो आया, बाकी कहाँ है? चलो थैंक यू। एक मिनट इसको जरा, C1 कैसे आएगा सर? मुझे से एक्सप्लेन करने दें, फिर ये बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखो ये सर्किट क्या है। वंस अगेन ये ऊपर वाले ब्लॉक तो वही है जो सब G0 G0 P0 G1 P1 G2 P2 G3 P3 सारे एक साथ आ गए। ठीक है, ये वाले सिग्नल्स आ गए, ये जो मैंने इन लोगों को प्रोवाइड किया और सारी चीजें वो यही सिग्नल्स थे। उसके बाद क्या होता है जब ये सिग्नल्स आए, आप देखिए C1, इसके अंदर C1 पैदा हुआ। इसमें क्या सर्किट है, क्या लिखा हुआ है? CRA। CRA स्टैंड्स फॉर कैरी रिपल एडर, जो आप पहले से जानते हैं, ये वही है। तो ये है वो ब्लॉक, ये है वो दूसरा ब्लॉक। ठीक है ना, तो ये वो ब्लॉक है। इनकी वही पुरानी कहानी है, C1 C2 C3 C4 लेकर वे चला रहे हैं। इनको सारे इनपुट से मिले, उसके अलावा इनके साथ हमारा स्टार परफॉर्मर मौजूद है, स्पेशल ब्लॉक, स्टार ब्लॉक। ये जो इनके साथ अटैच है क्या करता है? ये G3P3 जनरेट करता है, G0 P0 से लेके स्मॉल G3P3 के इनपुट से। कैसे करता है? अभी हमने इक्वेशन देखी। ये कौन है जिसने G3P3 किया था? ये है वो स्टार। ठीक है, जिन्होंने माशाल्लाह G3P3 पैदा किया, राइट? ये G3P3 इन्होंने जनरेट किया है। अब ये G3P3 एक दूसरे ब्लॉक में गया है। ये दूसरा ब्लॉक क्या करता है? जब G3P3 आता है तो वो क्या जनरेट करता है? C4। ये कौन है? इन्होंने C4। अच्छा, उसी वक्त G7P7 भी आ रहा है। ये G7P7 किसके साथ है? ये इस ब्लॉक का स्टार है। वो क्या पैदा कर रहा है जी? G7P7 इन सिग्नल से। वो कौन था जी? वो आप हैं। तो इन्होंने G7P7 किया। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जिन्होंने G3P3 और G7P7 आया था, इनका हमने एक अलग ही ब्लॉक डिसाइड कर दिया, वो इन पर और आप पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इनके पास G3P3 आया, इन्होंने C4 दिया, और आपस में आपने देखा था इन्होंने इनको वैल्यू पास की थी C4, और इस C4 से C8 पैदा हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हम और लोगों को इन्वॉल्व करें तो G11 P11 देंगे, और जब ये C8 दे रही थी ना, तो वो लेट से इधर भी C8 दे देंगे, और उस C8 की मदद से क्या पैदा हो जाएगा? कैसे? क्योंकि G11 P11 से। और फिर उस C12 की मदद से क्या जनरेट हो सकता है? C16 जनरेट हो सकता है। फायदा क्या हो रहा है? आप ये देखिए, जब C4 जनरेट होकर इधर मिला था, तो जैसे ही इनको मिला, वो जो C8 आगे जा रहा है वो तो हो रहा है, इस C4 से C5 मिल गया, और नेक्स्ट टाइम पे C5 से C6 मिल गया, और नेक्स्ट टाइम पे C6 से C7 मिल गया। उस दौरान में जब C4 इन्होंने दिया और यहां पर ये आगे गया C8, तो C5 C6 अपनी कहानियां चला रहे हैं, लेकिन C8 ने C9 को दे दिया। तो अब आगे ही आगे ब्लॉक्स तेजी से चल पाते हैं। ठीक है, हमें यह चीज कितनी समझ में आई है, आइए एसेस कर लेते हैं अपने आप को। एक सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि हमें समझ कितना आ रहा है। वो सेल्फ असेसमेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स है। वो सेल्फ असेसमेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या चीज है? फर्ज कर लीजिए कि टी एंड प्लस टी और का डिले है। सबसे पहले आपको क्या मिला? C1 मिला। इस नक्शे में देखें, यहां से C1 पैदा होता है, जनरेट होता है, G3 होता है, G7 होता है। ओके, नेक्स्ट इंस्टेंस पे क्या होता है? C1 से C2
और फिर G3 से C4, G3 से C4 आ गया, G7 से क्या आ जाएगा इस वक्त? नहीं आएगा, क्योंकि G7 और C4 से C8 आता था, है ना। अभी तो देखिए G3 और G7 चला है, नेक्स्ट इंस्टेंट में C4 आया है। अब C4 जब मिला उस वक्त इन्होंने उठ के यहां पर आके दिया था, जब आपने इधर पास की थी वैल्यू, आपने इनफैक्ट उठ के नहीं गई थी, आपने ऐसे हाथ से उठा के पास कर दी थी, ठीक है, तो वो आई है। तो अब ये C4 आया है, मजीद कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट इंस्टेंस पे क्या होगा, C2 से C3 मिला है, ये जो C4 यहां से निकल के इधर गया है, तो इस C4 की वजह से एक C5 मिलेगा, और वो जो C4 इनको मिला था, G7 P7 के साथ C4 मिला था, उसके नतीजे में क्या जनरेट होगा, C8 जनरेट होगा। वो C4 इसको मिला, उससे यहां पे C5 जनरेट हुआ, और ये जो C4 है इसने C8 को जन्म दिया, अब ये C8 बन गया। तो C3 C5 C8, C3 से क्या मिलेगा, C3 से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आप लेंगी, आप कहेंगे छोड़ो मेरे पास तो पहले से अल्लाह का दिया, बंदों से लिया बहुत कुछ है, तो आप C4 नहीं ले रहे। तो इस C5 से क्या मिल रहा है, जो C5 इधर गया है, जो क्योंकि आपने तो पहले ही दे दिया था C5, तो यहां C5 से क्या मिला, C6 मिल जाएगा, और वो जो C8 आपको मिला, आपने आगे वो C8 भेजा था, आपने C8 आगे भेजा था, तो C8 से क्या मिलेगा, C9 मिल जाएगा, और इस ब्लॉक में उस C8 से C12, क्योंकि जो C8 यहां से जा रहा है ना घूम के, वो एक एंड और के बाद यहां C9 क्रिएट कर रहा है, यहां पर वो C8 एक एंड के डिले के बाद क्या बना रहा है, C12 बनाएगा। C8 से C12 मिल रहा है, क्यों, G11 P11 और C8 से C12 मिलता है। नेक्स्ट इंस्टेंस पे क्या होगा, C6 से क्या मिलेगा, C6 से क्या मिलेगा, जो आपके सामने हुआ था, C6 से मिलेगा C7, और C9 से क्या मिलेगा, C9 जो था उससे आपके पास C10 आ जाएगा, और C12 जो है, C12 कहां है जी, C12 यहां गया था, तो C12 से क्या मिलेगा जी, C12 से मिलेगा C13, और यहां पे से C12 निकला था ना, तो इस C12 से क्या मिल जाएगा नेक्स्ट, C16। ये बात नहीं समझ में आ रही कि C4 से C8 और C8 से C12 कैसे निकलेगा, तो अगर है तो ये देखें, जब मैंने बताया था कि G3 P3 से C4 मिलेगा, कैसे, क्योंकि C4 इज इक्वल टू G3 प्लस P3 C0, एक एंड का डिले एक और का डिले, G3 P3 मिला C4 मिल गया, G7 P7 मिला, ठीक है ना, तो जब G7 P7 मिला और वहां से C4 आया, तो फिर आपको C8 मिलेगा, लेकिन G3 P3 और G7 P7 एक साथ क्रिएट होते हैं, G3 P3 और G7 P7 एक साथ क्रिएट होते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए G3 डिपेंड कर रहा है G3 G2 G1 G0 P3 P2 P1 P0, इसी तरीके से जो G7 है वो डिपेंड करेगा G7 G6 G5 G4 P7 P6 P5 P4, और ये सब एक साथ मिलते हैं। जब ये सब साथ मिल रहे हैं तो सब एक साथ, आपको जब इनपुट एक साथ हैं तो आउटपुट भी साथ होंगे, तो आपको G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 सब साथ मिल जाएंगे। अब G11 P11 मिल गया, आपको C12 कब मिलेगा, जब C8 मिल जाएगा, और C8 कब मिलेगा, C8 कैसे मिलेगा, C8 C4 मिल जाएगा, और C4 कब मिलेगा, G3 P3 के बाद, तो G3 P3 के बाद, क्योंकि C0 तो शुरू से ही है, G3 P3 C4 पैदा करेगा, C4 से C8 मिलेगा, C8 से C12 मिलेगा, C12 से C16, क्योंकि G15 P15 G11 P11 ये सब आपको शुरू में मिल चुके हैं। जैसा कि हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं, जिस वक्त G3 और G7 मिला उसी वक्त G11 भी मिलेगा, G15 भी मिलेगा, G3 G7 G11 G15 ये सब एक साथ आए। अब इनको किसका इंतजार है, जब ये सब आ गए, पहले C4 फिर C8 फिर C12 और उसके बाद C16, तो आपको C16 मिलेगा। अब नेक्स्ट इंस्टेंस में C7 से क्या मिलेगा, C8
C8 तो पहले ही मिल चुका है, C10 तो C7 इससे ज्यादा तो कुछ यहां पे कर नहीं सकता। C10 से क्या मिलेगा? C11, C13 से क्या मिलेगा? C14 और C16 से क्या मिलेगा? C17। C17 क्यों नहीं? तो 16 बिट का एडर है, C17 कैसे मिल सकता है? तो ये C11 और C14 ये मिल गया। इससे नेक्स्ट इंस्टेंस पे क्या मिलेगा? C11 से C12 मिलेगा, C11 से C12 मिलेगा, पहले ही मिल चुका है। अच्छा तो C14 से C15 मिलेगा, तो अब अगर आप ये देखें तो अब आपके पास ये सारी चीजें आ गई। और इसमें कितना टाइम लगा है? एक एंड प्लस और, दूसरा एंड प्लस और, तीसरा एंड प्लस और, यानी एक कैरी, दो कैरी, तीन कैरी, चार कैरी, पांच कैरी, छह कैरी, सात कैरी। कितना डिले लगा है? 7 कैरीज का डिले लगा है। अगर आप शुरू का वो जी और पी भी शामिल कर लें, जो स्मॉल जी स्मॉल पी, तो आप समझ लीजिए 8 का डिले कह लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपने 16 बिट ऐड की हैं जिसके लिए 15 कैरी का डिले लगता था। आपको कैसे पता 15 कैरी का डिले लगता था? क्योंकि टीडी इज इक्वल टू 2THA प्लस n माइनस 1 टाइम्स टीसी। 16 बिट में 15 कैरी का डिले आता था। 16 बिट में 16 माइनस 1 15, 15 का डिले आता था। अभी क्या हुआ आप देख रहे हैं कितना डिले है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिले है, या चलो 8 का डिले है। कहने का मतलब है तकरीबन 50% रह गया। 50% टाइम में आपने कर लिया, यानी जितने टाइम में 8 बिट ऐड होती उतने टाइम में हमने 16 बिट ऐड कर दी। आई थिंक दिस इज अमेजिंग कि आपने आधे टाइम में वो काम कर लिया जिसमें लग रहा था। और लेकिन उसके लिए आपको क्या एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ी? आपको एडिशनल कॉस्ट ये देनी पड़ी, इट इज नॉट अ सिंपल कैरी रिपल एडर, नो। आपने इसके लिए एक एडिशनल कैरी रिपल एडर का ब्लॉक इस्तेमाल किया। आपने ये स्टार परफॉर्मर्स, हमारे स्पेशल ब्लॉक्स जो हैं, आपने उसको किया। आपका हार्डवेयर बढ़ गया लेकिन आपकी स्पीड बढ़ गई। सो वी हैव ट्रेडेड ऑफ हार्डवेयर, चिप एरिया, कॉस्ट वर्सेस स्पीड, विच इज यकीनन इज अ गुड ट्रेड ऑफ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहना चाहिए कि चीज है। वेरी इंपॉर्टेंटली हम इस डायग्राम के जरिए जो हमने बनाई है और नाम लिखे फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए आप ये बता सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ क्या चीज होती है? क्रिटिकल पाथ दरअसल उस रास्ते को कहते हैं जहां जो आपको आउटपुट सबसे आखिर में मिले ना, और जो आपने इनपुट अप्लाई किया, तो आउटपुट से इनपुट तक का रास्ता सबसे आखिर में कौन सी आउटपुट आ रही है? C15। इसने किसका इंतजार किया मुझे बताएं? C11 का, 14 का। 14 ने किसका इंतजार किया? 10 का। 13 का। 13 ने किसका इंतजार किया? 11 का। 12 का। 12 ने किसका इंतजार किया था? 12 ने किसका इंतजार किया था? 8 का। 8 ने किसका इंतजार किया था? 4 का। 4 ने किसका इंतजार किया था? G3 का। गुड। तो भाई ये है हमारा क्रिटिकल पाथ। इसी क्रिटिकल पाथ को अब मैं फिगर पे ट्रेस करता हूं बिल्कुल उसी तरीके से। C15 कहां से मिलेगा जी? कुछ यहां से मिल रहा होगा। तो C15 ने किसका इंतजार किया? 14 का, 13 का, 12 का। और 12 ने किसका इंतजार किया? 12 ने यहां से आ रहा है? नहीं, 12 ने इंतजार किया है 8 का। और 8 ने किसका इंतजार किया है? 4 का। और 4 ने किसका इंतजार किया है? G3 का। तो ये इसके ऊपर से क्रिटिकल पाथ बनता है। दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अच्छा, इस क्रिटिकल पाथ में आप देखें हम कितने ब्लॉक्स में से गुजरे। इस पूरे एक ब्लॉक में से गुजरे, और इसमें से पूरे ब्लॉक से नहीं गुजरे। C16 से तो नहीं आए ना, तो पूरे से नहीं, 3/4 ब्लॉक से गुजरे। 3/4, 3/4 ब्लॉक में से गुजरे। तो एक ब्लॉक और पौना ब्लॉक। एक और पौना कितना होता है? एक और पौना कितना होता है? उर्दू का इम्तिहान? अरे पौना ही नहीं पता। 1 और 3/4, 1/3/4। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? पौने दो। ठीक है, तो एक और पौना, पौने दो हो गए। और यहां पर आप देखें तो वही बात, इट्स 1/4।
So this 3/4 and this 1/4 means 3/4 plus 1/4 is 1. तो इसमें टोटल डिले कितना आया है? अगर मैं ब्लॉक के हिसाब से बात करूं तो 2 ब्लॉक्स का डिले आया है. द डिले इज इक्वल्स टू 2 ब्लॉक्स. ब्लॉक से क्या मुराद है? ये जो 4 बिट का ब्लॉक है ना, इसमें एक ब्लॉक का डिले और तकरीबन पौना और चौथाई 2 ब्लॉक का डिले. इसमें टोटल 2 ब्लॉक्स का डिले आया है. 16 बिट में 2 ब्लॉक्स का डिले है. ठीक है, 16 बिट्स में 2 ब्लॉक का डिले. एनी क्वेश्चंस? आप कुछ पूछनी चाह रही थी शायद. सॉरी, कहां पे? देखिए, इसलिए नहीं किया, अच्छी बात है आपने पूछ लिया. C8 इज इक्वल्स टू G7 प्लस P7 C4 है ना. और C4 किसके बराबर है? C4 बराबर है G3 प्लस P3 C0 के. C4 कब मिलेगा? जब एक एंड गेट का डिले होगा और एक और गेट का डिले होगा, उससे आपको C4 मिलेगा. जिस वक्त आपको C4 मिला उसी वक्त C8 मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि C4 तो इनपुट है. अब एक और एंड गेट का डिले है और फिर एक और गेट का डिले, तो पहले C4 मिलेगा और उसके बाद C8 मिलेगा. इसीलिए C4 है और उसके बाद है. दोनों में कितना गैप है? एक एंड गेट का और एक और गेट का. ठीक है जी, तो ये बात है. जी, कोई सवाल इसमें? किसी ने कुछ पूछना है? एनीथिंग? हम ये कहते हैं 2 ब्लॉक्स का. हम ब्लॉक्स की सूरत में बात करना चाहेंगे. एक ब्लॉक जो है वो एक कैरी रिपल एडर का ब्लॉक है. 4 बिट का कैरी रिपल एडर, 4 बिट कैरी रिपल एडर का ब्लॉक का जो डिले होगा ना, वो है. तो आप वो देख लीजिए, वो 4 बिट के कैरी रिपल एडर का जो डिले है, अगर आप वो देखते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर तकरीबन 3 का डिले आएगा, 3 बिट्स का, उस तरीके से. ठीक है, अच्छा. अब इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बात की थी? हम हर चौथी बिट कैलकुलेट करेंगे, एवरी फोर्थ बिट. अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि सवाल बन सकता है, सर हर फोर्थ बिट क्यों कर रहे हैं? हर थर्ड बिट कर लें, हर फिफ्थ बिट कर लें, वाई 4? नहीं 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 नहीं, मैंने वही कहा, मैंने उसको भी बताया था. देखिए, इस तरह से करने का नुकसान क्या है? वो 3 3 पे नहीं था, लेकिन हम उसके लिए भी नहीं कर रहे. हम उसको चूंकि ब्लॉक पे कर रहे हैं ना, 3 पे करके क्या फायदा? हमें तो 16 बिट करनी है और अभी और बिट्स के लिए करेंगे. ठीक है, अच्छा. हाँ, मैं ये कह रहा था कि वाई 4, वाई नॉट 5 और वाई नॉट 3 और वाई नॉट 2 और वाई नॉट 8, इस तरह. देखिए, 4 में बांटी हुई होती है, आपको पता है कि ये 2 की पावर है. सर 2 की पावर तो 1 भी आप 2 पे कर लें, तो एवरी सेकेंड बिट कैलकुलेट कर लें. इनफैक्ट यू कैन डू दैट. ठीक है सर, तो फिर 2 की पावर तो 3 यानी कि 8 है. अब आप हर 8वीं बिट कैलकुलेट कर लें. इनफैक्ट यू कैन डू दैट. हाउएवर, अगर आप हर 8वीं बिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप देखिए, चौथी बिट कैलकुलेट करने के लिए 4 इनपुट वाला एंड गेट चाहिए. 8वीं बिट कैलकुलेट करने के लिए 8 इनपुट वाला एंड गेट चाहिए, विच इज लाइक स्ट्रेचिंग टू द लिमिट्स. लेकिन आप ये नहीं कर सकते हर 16वीं बिट कैलकुलेट कर लें, पहली बार. अच्छा, तो 4 इज अ गुड नंबर, वरना कोई फिक्स नहीं है. आप चाहे तो तीसरे के लिए कैलकुलेशन कर लें, 5वें के लिए कर लें, आप कर सकते हैं. हमने मिसाल के तौर पे 4 किया एक बार, और इससे ये हुआ है कि हम हर चौथी बिट कैलकुलेट कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे जब हमने 16 बिट की एडिशन की, सो वी हैव बीन कैलकुलेटिंग एवरी फोर्थ बिट. नाउ आई से कि हम इसको थोड़ा अगले स्टेप पर लेकर जाते हैं.
अच्छा एक चीज जरा रियलाइज कीजिए, ये हमारा कैरी रिपल एडर वाला ब्लॉक, जी नॉट पी नॉट, G1 P1, G2 P2, G3 P3 दे दिया। जब आप ये इनपुट देंगे इसके अंदर हार्डवेयर मौजूद है, इसमें हार्डवेयर मौजूद है। क्या हार्डवेयर मौजूद है मैं आपको बताता हूं। इसमें एंड गेट लगा हुआ है और गेट लगा हुआ है, और एंड गेट और गेट के कॉम्बिनेशन से C1 मिल जाता है। जब आप यहाँ पे G नॉट और P नॉट देते हैं, यहाँ G1 P1 देते हैं तो C2 मिल जाता है, G2 P2 देते हैं तो C3 मिल जाता है। ऐसे ही कह रहा हूं मैं, इधर कुछ उल्टे सीधे गार्बेज सिग्नल दे दूं फिर मुझे सही वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपने ये इन ऑर्डर में वैल्यू दे दी। सेम सर्किट एग्जैक्टली उस पे अब मैं स्मॉल जी स्मॉल पी नहीं दे रहा, मैं उस जगह G3 P3 दूंगा, G7 P7 दूंगा, G11 P11 दूंगा, G15 P15 दूंगा। यानी यहाँ G नॉट P नॉट दिया था ना, वहां G7 P7, तो G नॉट की जगह पे अब G3 आ रहा है, P नॉट की जगह पे P3 आ रहा है। G नॉट की जगह पे G3 आ रहा है, P नॉट की जगह पे P3 आ रहा है। आउटपुट क्या बन गया? C4 ऑटोमेटिकली। G1 और P1 की जगह पे मैंने G7 और P7 दे दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? C8 और C12 और C16। ये आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। मोर ओवर आप पिछली डायग्राम को देखें तो उसमें जब हमने काम किया था, इसमें स्टार लगा हुआ है, 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 इसमें स्टार नहीं लगा हुआ। यानी वो जो हमने कहा था ना हमारे स्टार परफॉर्मर्स हैं जो G3 P3 G7 P7 G11 करते हैं, यहां पर उसके लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने यहां पर वो चीज नहीं लगाई। दिस इज सिंपल कैरी रिपल एडर, यानी G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 पे ये सिग्नल होंगे, जैसा कि अभी अभी मैंने उस दूसरी स्लाइड पे भी एक्सप्लेन किया। अब देखो, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पर स्टार वाला ब्लॉक लगा दूं, यहां का जो स्टार वाला ब्लॉक था वो क्या करता था? वो G नॉट P नॉट, G1 P1, G2 P2, G3 P3, इसकी मदद से कैपिटल G और कैपिटल P पैदा करता था। और वो कैपिटल G कैपिटल P ऐसा था कि G3 P3 से जो C4 मिलना होता था वो इस कैपिटल G3 कैपिटल P3 से डायरेक्टली मिल जाता था। कैरी लुक अहेड ब्लॉक। अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 दे रहा हूं और उसके साथ स्टार ब्लॉक लगा देता हूं। तो जिस तरह से G नॉट P नॉट G1 P1 वगैरह से हमें कैपिटल G3 कैपिटल P3 मिला था, अब कैपिटल G's और P से जो मुझे मिलेगा मैंने उसे मैथमेटिकल G और P का नाम दे दिया, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना था। तो मैंने इसे मैथमेटिकल G और P का नाम दिया। तो जब मुझे G3 P3 से C4 मिलता था तो G15 P15 से मुझे C16 मिल सकता है। सो C16 इज इक्वल्स टू G15 प्लस P15 C नॉट। तो अगर मैं यहां पर ये स्टार वाला ब्लॉक लगा दूं तो C नॉट और इस सिग्नल की मदद से मैं डायरेक्टली C16 बता सकता हूं। वो कैसे होगा? G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 मिलेगा, इन सब को इस्तेमाल करते हुए वो आपको C16 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 16वीं बिट आ गया। इसका फायदा क्या हुआ, ये क्यों बता रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में वो चीज नजर आ सकती है। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू क्रिएट अ 64 बिट एडर। ये जो बनाया है ये है 64 बिट का एडर, 64 बिट का एडर, इतने सारे बिट्स। तो मेरा तो बनाने में ही हाथ थक जाता, तो मैंने थोड़ी सी आलकसी की है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, ये वो कैरी रिपल एडर वाले 4 बिट के ब्लॉक्स हैं। G नॉट P नॉट G1 P1 G2 P2 G3 P3, इसमें G5 P5 G6 G4 P4 G5 P5 G6 P6 G7 P7 इसमें, एंड सो ऑन। यहाँ पे G60 P60 G61 P61 G62 P62 G63 P63, 64 इनपुट्स यहां दे दिए, चार चार पे। ठीक है, आप सिर्फ अगर इसको देखें, चार 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 चार, 16 बिट्स का,
इनसे जीज और पीज निकल रहे हैं, G3 P3 वगैरह, G15 P15, और ये वाला ब्लॉक, ये वही कहानी है जो अभी मैंने 16 बिट की बताई है। एक फर्क है, यहां पर अब जो मैंने ब्लॉक लगाया है उसमें स्टार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब इसे G3 P3 G15 P15 वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और C0 मिलेगा, तो उससे वो C16 क्रिएट कर सकता है। इसके जरिए यहां से जब ये सब मिलेगा तो इसको यहां से C16 मिल सकता है। कैसे, ये G3 P3 वगैरह से G15 से कैपिटल G15 कैपिटल P15 देगा, यहां से C0 तो यहां से C16 मिल जाएगा। तो यहां से जो C16 मिल जाएगा वो फिर आगे जाएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, टाइमिंग डायग्राम बनाई थी, उसी तरीके से हम दोबारा से यहां पर बिगिनिंग से टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सिग्नल मिलता है जी, C1 मिलता है। और क्या मिलेगा जिस वक्त C1 मिलेगा, जहां से जब C1 मिलेगा तो उसके साथ आपको मिल जाएगा G3 P3 और G7 P7 और G11 P11, इसके अलावा G15 P15, उसके अलावा G19 P19। और क्या होगा इसके बाद, क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा, G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 G19 P19, फिर G होगा, इसके बाद क्या आएगा आयत, 3 7 11 15 19, उसके बाद क्या आएगा 23। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों नहीं बात समझ में आया, मैं पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं, 3 5 7 11, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 7 11 15 19 23, 23 के बाद और क्या आएगा G27 P27, और क्या आएगा G31 P31, और क्या आएगा, आप करते चले जाए। कहां से आएगा, यहां से मिल रहा है G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 G19 P19 G23 P23 G27 P27 G31 P31 G35 P35 एंड सो ऑन। ये आपको सारे सिग्नल एक साथ मिल गए। अब जब इसको ये सारे सिग्नल मिल गए, आप याद रहे कि यहाँ पे आपने दिया था C1 वगैरह यहां से क्रिएट हुआ। नेक्स्ट C1 से क्या पैदा होता है, C1 से पैदा होता है C2। जब आपने यहां पर, अब ये सारों को इनपुट मिल गया है, अब ये ब्लॉक चलेगा, तो जब ये ब्लॉक चलेगा तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा जैसे पहले मिला था C4। क्यों, G3 P3 है, यहां से C0 है तो C4 मिल जाएगा। इसको मिल चुका है, यहां से क्या सिग्नल मिला है, तो यहां से सिग्नल मिला है G19 P19, लेकिन G19 P19 से अब ये कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, C16 चाहिए ना, C16 तो है ही नहीं। तो एक तो G3 P3 वगैरह से C4 मिलेगा, दूसरा जब G3 P3 G7 P7 G11 P11 G15 P15 है तो उससे मिलना है ये कैपिटल वाला G15 और कैपिटल वाला P15। जब इनको इनपुट मिला, क्योंकि चलते किस तरीके से हैं, इनपुट होता है सबसे, जो स्टार वाले हैं ये सारे स्टार एक साथ आउटपुट देते हैं। दूसरी स्टेज है, इसमें जितने स्टार वाले हैं वो सब एक साथ आउटपुट देंगे। वो क्या क्या होगा, G15 P15 मिलेगा, G31 P31 मिल रहा है, क्योंकि ये सारे स्टार्स एक साथ चल रहे हैं। और उसके अलावा क्या है, G47 P47 है, G63 P63 है। अब इन सबको ये इनपुट मिल गया है। अब इसको ये सारे इनपुट्स मिल चुके हैं, यहां से C0 मिल चुका है। नेक्स्ट इंस्टेंस पे क्या आएगा, नेक्स्ट इंस्टेंस पे C2 से मिलना है C3, C4 से मिलना है C5, और ये जो सारे मैथ्स वाले G's एंड P's हैं, ये मैथ्स वाले G's एंड P's से अब यहां से जनरेट हो सकता है C16।
जी सॉरी, C64 तो उस वक्त आएगा जब वो C48 G63 से होगा, है ना। तो ये सबसे आखिर में होगा ना। अभी ये सारे इनपुट्स आए हैं। जब एक ब्लॉक को इनपुट्स मिलते हैं तो पहले वाली कैरी निकलती है और उसके बाद फिर वो। तो इसी तरीके से अब जब आपने किया है तो अब ये C16 मिलकर यहां जाएगा। नेक्स्ट C3 से C4 तो पहले ही मिल चुका है, C5 से C6 मिलेगा, ठीक है। और आपके पास जो C4 था उससे C8 मिला था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इस तरीके से करके इस पूरी चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये थी जो हमने पिछली बार भी देखा और अभी भी है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे आखिर में कौन मिलेगा। सबसे आखिर में ये वाली कैरी बिट, और इसने इधर से आने वाली कैरी का वेट करना है। इसको जो कैरी मिलेगी वो इससे मिलेगी। और ये कैरी जो है 48 आप देखें कहां से आ रही है, यहां से। और 48 वेट करेगी 32 का, 32 वेट करेगी 16 का। 16 मिलती है 15 इससे, ब्लू वाले से। और ये ब्लू वाला सिग्नल कैपिटल जी का वेट करता है, और कैपिटल जी जो है वो आपके पास कहना चाहिए वहीं से मिल जाए। तो इसमें अगर हम देखें हम कितने ब्लॉक्स में से गुजरे, हम एक ब्लॉक में से गुजरे, दो और तीन ब्लॉक में से गुजरे। वही बात, ये 3/4 है, 3/4 ब्लॉक है। विद आपके पास 3/4 है, 3/4 है। तो और ये 1/4 और 1/4। तो इन इफेक्ट यहां पे 64 बिट्स के लिए हम तीन ब्लॉक्स में से गुजरते हैं। इसमें जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो तीन ब्लॉक्स में से गुजरेगा, इसमें से और यहां से। दिस इज गोइंग टू बी, जी। तो 16 बिट्स के लिए दो ब्लॉक का डिले, 64 बिट्स के लिए तीन ब्लॉक का डिले। क्या मतलब हुआ, 16 बिट्स के लिए इतना टाइम लगा जितना 8 बिट में लगता था। एक ब्लॉक है 4 बिट का, तो दो ब्लॉक है 8 बिट के। 8 बिट का इक्विवेलेंट डिले आता है 16 बिट्स के लिए। 64 बिट्स के लिए तीन ब्लॉक का डिले। एक ब्लॉक है 4 बिट का, तो तीन ब्लॉक हो जाएंगे 12 बिट्स के। तो जितनी देर में कैरी रिपल एडर की 12 बिट्स ऐड होंगे, उतनी देर में कैरी लुक अहेड एडर हमारा वाला 64 बिट्स ऐड कर चुका होगा, ठीक है। उतनी देर में हमारा वाला जो ब्लॉक है वो 64 बिट्स ऐड कर चुका होगा, ठीक है जी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं 16 बिट्स दो ब्लॉक, 64 बिट्स तीन ब्लॉक्स। अगर 4 बिट्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 1 ब्लॉक। तो आप अंदाजा कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 256 में 4 ब्लॉक्स लगेंगे, 4 ब्लॉक्स का डिले आएगा। अब मुझे बताइए कि n बिट्स के लिए कितने ब्लॉक्स का डिले आएगा। इसको मेरा ख्याल है ऑल अदर थिंग्स डिफरेंट। तो यहां पर आपने देखना है कि कितना डिले बनेगा। सीरत, जोबिया, हाजरा, वानिया, मुतीबा, हया, युसरा, शिजा, आमना, यूजा, फातिमा, आमना, अशना, आदिया, उमैमा, अलीजा, जवेरिया, ईशान, अजब, ईमान, किंजा, जैनब, तहरीन,
तज़ीन, आयत, माहम, राहिम, राहिम, शहूद, तैयब, अहमद सलमान, अजान, मुसब, फाइज, दुर्र समीन, जवाद, बयान, अलीज़ा, आलिस्मा, मिसबा, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, उमर, उमर, आकाश, उसामा, आगे तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा? तो log base 4 of n, log का कॉन्सेप्ट क्या है कि n की पावर log base 4 of n क्या आंसर होगा, या दरअसल ये पूछे n की पावर क्या हो, 4 की पावर क्या हो कि आंसर n आए। तो 4 की पावर 4 होगी तो आंसर 256 आएगा। इसका मतलब ये है log base 4 of n। तो जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, अगर मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल्स टू log base 4 of n, और हमें नजर आ रहा है कि टाइम डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log base 4 of n। व्हाई? क्योंकि टाइम डिले जितने नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। एक ब्लॉक का डिले, दो ब्लॉक का डिले, तीन ब्लॉक का डिले, तो एज द नंबर ऑफ बिट्स आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो टाइम डिले जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है। तो व्हेन आपके पास टाइम बढ़ रहा है कब? जब आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो log base 4 of n। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो अगेन दिस इज n, दिस इज td। कैसा ग्राफ बनेगा td और log base 4 of n? आपको पता है लोगरिथमिक कर्व की शक्ल कैसी होती है? लोगरिथमिक कर्व अगर ले लें, लोगरिथमिक स्केल ले लेंगे तो लीनियर बनेगा, समझ में नहीं आएगा। उसकी जगह अगर लोगरिथमिक कर्व देखें, इट इज समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये शो करता है कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है तो इजाफा तो होता रहता है, लेकिन स्लो गेन होता है। इसका मतलब ये, इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ बिट्स देन इट इज एडवांटेजेस टू यूज दिस। क्यों? आप ये सोचिए कैरी रिपल एडर का डिले था ऐसा, तो जब 64 बिट की बात करेंगे, आप खुद सोचिए 64 बिट में 63 का डिले आ रहा है, और इधर कितने का डिले आ रहा है? 12 का, यानी तकरीबन 1/5 रह गया, सिर्फ 20% डिले है। अगर मैं 64 बिट की बात करूं, 64 बिट में जो आएगा वो 63 टीसी हो जाएगा। और अब क्या होगा, तीन ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में कितना डिले, अगर 4 का डिले लगा है तो तीन ब्लॉक्स के अंदर आपका 12 का डिले कर लीजिए, ठीक है ना? तो आपके पास जो डिले है वो अब काफी कम हो गया। इसका मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ रही है डिले बढ़ रहा है, लेकिन वो स्लोली बढ़ रहा है। तो वो वाली बात कि जी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगी तो डिले बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये फायदा है कैरी लुक अहेड एडर का। तो इससे क्या फायदा हुआ? अब फर्स्ट कीजिए, जैसे मैं पिछली बार बात की थी, लेट्स से आपको आईफोन की बात करें, ठीक है ना? तो लेट्स से वी हैव एन आईफोन। आईफोन के अंदर हमने कहा था अगर 64 बिट का एडर है तो 64 बिट के एडर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या गेट का डिले होगा, वगैरह वगैरह। अब ये है कि वो ये सोच के किया था कि कैरी रिपल एडर यूज कर रहे हैं। अगर आप कैरी लुक अहेड एडर कर रहे हैं तो लेट्स से फॉर सम वेरी सिमिलर नंबर्स, गालबन हमने कुछ ऐसी बात की थी कि f इज इक्वल्स टू 2 गीगाहर्ट्ज, जिसका मतलब है कि टाइम जो हमारे पास है वो है 0.5 नैनो सेकेंड्स। पहले ये हो रहा था कि जो 0.5 नैनो सेकेंड्स है, तो ये 0.5 इज इक्वल्स टू 2 THA प्लस 63 TC। अब आपके पास क्या हो गया है कि 0.5 इज इक्वल्स टू 2 THA प्लस, अगर मैं 12 की बात करूं तो 11 TC मिसाल के तौर पे।
तो कहने का मकसद ये है कि अब चूंकि नंबर कम हो गया है तो आपके पास इंडिविजुअल डिले ज्यादा हो सकते हैं। इन अदर वर्ड जो इवन स्लोअर टेक्नोलॉजी है जिसका टीसी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां से देखें टीएचए तो सेम है, मैं कहता हूं इसको हटा ही दें कंपैरिजन के लिए। अब आपके पास पहले 63 टीसी इज इक्वल टू 0.5 था, अब 11 टीसी 0.5 है। नेचुरली अगर हम यहां बात करें तो हम कह सकते हैं कि टीसी डैश इज ग्रेटर देन टीसी, यानी अगर इसमें ज्यादा डिले भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास स्लोअर टेक्नोलॉजी पर भी हम रिजल्ट निकाल लेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास ये है कि डिले कम है, अब जो टोटल डिले आ गया है, आप फर्ज कीजिए आपने पहले जो यूज किया था उसमें आपने कैरी का डिले रखा था, ऐसे ही कह रहा हूं 1 पिको सेकेंड्स, और टीएचए का जो डिले था वो था 1.5 पिको सेकेंड्स मिसाल के तौर पे। तो पहले हम बात करते थे तो टीडी कितना आता था फॉर 64 बिट कैरी रिपल एडर। अगर मैं पहले डिले की बात करता तो आता 2 इंटू 1.5 प्लस 63 इंटू 1, यानी कि तकरीबन 66 पिको सेकेंड्स। 66 पिको सेकेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो टाइम क्लॉक का जो टाइम है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 66 पिको सेकेंड्स। टाइम डिले जो टोटल आ रहा है 64 बिट में वो 66 पिको सेकेंड आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं 64 बिट का कैरी लुक अहेड एडर लीजिए, इसमें डिले कितना आएगा? तो इसका जो डिले होगा अगर आप देखें वही 2 THA भी लगा लो प्लस 11 TC। 11 TC क्यों कहा? क्योंकि 64 बिट के लिए 3 ब्लॉक हैं, 3 4 12, टोटल 12 बिट से कंपेयर करें, 12 बिट का मतलब हो गया 11 TC, ठीक है। सो TD इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 प्लस 11 इंटू 1, यानी के 14 पिको सेकेंड्स। TD is equals to 14 picoseconds, यानी TC should be greater than 14 picoseconds। अगर आप यहां से देखें तो तकरीबन 1/5 रह गया है। सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर ये TC है फॉर CLA और ये TC है CRA, तो इसका मतलब है यहां पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है CLA की, इट कैन बी ग्रेटर देन क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट CRA, यानी आप ज्यादा फास्ट सर्किट बना सकते हैं। आप या फिर कहना चाहिए कि आप हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं, आप सर्किट को कर सकते हैं, इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका सर्किट फास्ट चल रहा है। तो इसकी वजह से आपके पास बहुत सारी चीजों में इसमें बचत हो जाती है जी। सो दिस इज द कैरी लुक अहेड एडर। आई वंस अगेन से, देखो जब मैं करवा भी रहा था मैंने ये हरगिज हरगिज नहीं बोला था कि आसान टॉपिक है, ठीक है ना ही मैंने ऐसी कोई बात बोली थी कि भाई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, ठीक है ना। तो दोनों बातों में से कोई एक भी नहीं है। तो आई नो इस पर टाइम लगाना है, मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। हमने पिछली बार की भी एक पूरी क्लास लगाई, अभी भी तकरीबन 1.5 क्लास हमने इसके ऊपर लगाया है, हमने टाइमिंग वगैरह का करके देखा है। लेकिन देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को घोल कर पिला दूंगी, ये वो है जिसपे आप लोगों ने ना खुद से बैठ के, और इसमें जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो ये है कि अगर ये टाइमिंग डायग्राम ना उसकी खुद से बनाने की, फिलअप करने की कोशिश करें। ट्रस्ट में अगर आपने 64 बिट की खुद से फिल कर दी तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्विज रखते हैं, उसके अंदर ये टॉपिक भी शामिल रखते हैं, इसी बहाने तैयारी हो जाएगी, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं हमारे पास।
अच्छा, अब सारी चीजों का एक रिकैप आप लोगों के लिए मौजूद है स्लाइड्स में, आप लोग देखेंगे जब तो कैरी लुक अहेड एडर रिकैप कैरी रिपल एडर इज स्लो बिकॉज ईच बिट वेट्स फॉर द कैरी बिट फ्रॉम द प्रीसीडिंग बिट which waits for the carry bit from the preceding bit which waits for the value. ठीक है, कैरी बिट एट एनी पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनपुट्स टू ऑल द प्रीसीडिंग बिट्स. दिस इज कॉल्ड द कैरी लुक अहेड एडर, बट दिस रिक्वायर्स डेडिकेटेड सर्किट. तो मैंने करके दिखाया था, इसका मतलब ये नहीं था कि करेंगे ये, हमने कहा था कैरी बिट एट एनी पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनपुट्स टू ऑल द प्रीसीडिंग बिट्स. ठीक है, इसके कहते हैं कैरी लुक अहेड एडर, बट दिस रिक्वायर्स डेडिकेटेड सर्किटरी फॉर ईच बिट कैलकुलेशन which requires a lot of logic gates working in parallel when we try to calculate carry for higher number of bit positions, with each logic gates have increasing number of inputs for higher bit position. We design an architecture where we have dedicated circuitry for every fourth bit. हमने क्या किया, सिर्फ हर चौथी बिट के लिए किया है, C4, C8, C12, C16 के लिए, which are looked ahead. ठीक है, तो ये ब्लॉक कैरी लुक अहेड एडर कहलाता है, यानी अब ब्लॉक वाइज चल रहे हैं. These fourth look ahead carry bit is provided to the respective adders directly resulting in initiation of calculations, यानी beginning of calculations and in the time. Higher bits do not wait all the time to get carry bits through the carry ripple effect. तो कैरी रिपल से आने वाली का इंतजार नहीं करेंगे, पिछली वैल्यू को लेकर वो आगे चला देगी. ये वाली चीज है, क्या होगा, इन दोनों में वो सारी पहले वाली बातों को रिकैप किया ना, स्लाइड में लिखा था, पढ़ के सुनाया है, वही सारी चीजें, नई बात थोड़ी बताई है. y इज इक्वल्स टू x ये होता है, y इज इक्वल्स टू लोगैरिथमिक ऑफ x, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. ठीक है ना, तो ये दिखाया, यानी जितनी ज्यादा बिट्स पर जाएंगे उतना ज्यादा कैरी लुक अहेड एडर फायदा देगा, कम बिट्स पे जाएंगे तो कैरी लुक अहेड एडर का फायदा नहीं. y ब्लॉक साइज ऑफ 4, व्हाट इफ वी हैव अ ब्लॉक साइज ऑफ 2 और 8, करके देख लें, क्वेश्चन है आपके लिए. डिजाइन अ कैरी लुक अहेड एडर विद ब्लॉक साइज ऑफ 2 फॉर 4 बिट्स, 8 बिट्स एंड 16 बिट्स. यानी मैंने जो ब्लॉक साइज लिया था वो 4 का लिया था, आप लोग ब्लॉक साइज लीजिए 2 का और इसे कीजिए. ठीक है ना, और अगेन मेरा ख्याल है तो चैट जीपीटी और पता नहीं क्या कुछ आ गया, तो विल हेल्प यू. ठीक है, तो मैंने 4 बिट्स के लिए किया था, मैंने जो बनाया था उसमें वी वर लुकिंग अहेड एवरी फोर्थ कैरी. अब मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखो, क्या ये फोर्थ जो है वो कोई सहीफा आसमानी है कि बस यही करना है, नहीं. वी वांट टू स्टडी कैरी लुक अहेड एडर. तो अगर ऐसा है तो हर चौथी की बजाय आप हर दूसरी कैरी मालूम करें और वो दूसरी कैरी कैलकुलेट करके देखें. फायदा है, किससे ज्यादा हो जाएगा, कैरी रिपल एडर से. हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम रेफरेंस की बेंचमार्क क्या है, कैरी रिपल एडर. ठीक है ना, कैरी रिपल एडर से फास्ट होगा, बस कहाँ देखना है. कैरी लुक अहेड एडर 4 बिट से, ब्लॉक 4 साइज से कम हो, स्लो होगा, हाँ होगा, लेकिन आप देखें कैलकुलेशंस में आसानी होती है. तो वैसे सच्ची बात है, सबसे मुश्किल जो एडर है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, वो कैरी लुक अहेड एडर साबित होता है. ठीक है ना, ब्लॉक टाइप कैरी लुक अहेड एडर जो है ना, ये होता है, तो इस पर टाइम लगाना है. दूसरे जो है वो काफी बेचारे बेजरर से हैं, सीधे साधे से हैं. मिसाल के तौर पे मल्टी ऑपरेंड एडर. व्हाट इज अ मल्टी ऑपरेंड, ऑपरेंड किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे जो इनपुट्स होते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं. ठीक है, पिछली बार जो हमने देखे थे वो मल्टी ऑपरेंड नहीं थे, वो बाय ऑपरेंड थे, यानी 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. अब हम कह रहे हैं अगर 2 नंबर्स को नहीं ऐड करते
3 4 5 10, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ये करेंगे, ठीक है। सॉरी, नहीं आएगा, क्या हो गया? नहीं, उस टेस्ट रख लेते हैं, वो होगा। अभी ये करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, क्या हो गया? तो बहुत कुछ है। क्या हो गया भाई? आपके मैं वैसे थोड़ा सा डरा दूं, जो मैंने शुरू से पढ़ाया है ना वीएलएसआई में, वो सब फाइनल में आएगा। एनीवे, कमिंग बैक हियर, दिस इज द मल्टी ऑपरेंड एडर। ये मल्टी ऑपरेंड एडर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये समझ लें, ये कौन है? एफ ए लिखा हुआ है। क्या हम लोग को क्लास में मोबाइल पे पाबंदी लगा देनी चाहिए? है जी, क्योंकि जहां पर होते हैं सब लोग नीचे देख देख के हंस रहे होते हैं, तो बस हम नीचे देख के ना हंसे ना, मुंह पर करके हंसने कुछ लगे। ठीक है, तो प्लीज योर काइंड अटेंशन। ये लिखा हुआ है एफ ए। एफ ए का मतलब क्या है? फुल एडर। फुल एडर क्या चीज होती है? ये जो एक ब्लॉक है ना, ये दरअसल शॉर्ट फॉर्म है इस चीज का। दिस एंटायर स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, ये कनेक्शन के साथ, इस पूरी चीज को हमने कह दिया है फुल एडर। और कितनी बार बनाते, कैसे बनाते, तो ये करते हैं हम सिंपल। अगर आप ये देखें तो इस स्ट्रक्चर से दो आउटपुट्स निकलते थे, ये और ये, तो इससे ये दो आउटपुट निकल गए। इस स्ट्रक्चर के तीन इनपुट्स हैं, इस स्ट्रक्चर के तीन इनपुट्स हैं। ये होता है an-1, bn-1, cn-1, तो उस तरीके से करते हैं। तो ये सारे हैं। तो अब आपने एक इनपुट दिया, एक ऑपरेंड है ए, एक ऑपरेंड है बी। तो अगर आप देखें, आमतौर पे जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नंबर है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी ऑपरेंड एडर। चार नंबर ऐड करने, कैसे करेंगे? अब हम कह रहे हैं तरीकाकार ये होगा, यार दो नंबर ऐड करो, उसका जो रिजल्ट है उसमें तीसरा नंबर ऐड करो, उसमें जो रिजल्ट है उसमें चौथा नंबर ऐड करो, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड द मल्टी ऑपरेंड एडर। क्योंकि हम जो नॉन स्ट्रक्चर है उसमें एक वक्त में दो ही नंबर दे सकते थे, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमने ए और बी को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसमें डी को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसमें ई को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसमें एफ को ऐड किया, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास के नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं, अगर मेरे पास के नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं, तो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। सिमिलरली ये ब्लॉक्स कितने होंगे, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। इट वुड डिटरमाइन कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतने इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कॉलम्स होंगे। तो देयर आर रोज एंड देन देयर आर कॉलम्स। तो इस तरह का ये होगा, और ये सारे नंबर्स को आप इनपुट देंगे, ये ऐड करके इंशाल्लाह एक न एक दिन आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी ऑपरेंड एडर। ये मल्टी ऑपरेंड एडर का स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे कैरी रिपल एडर के लिए बात की, कैरी लुक अहेड एडर के लिए बात की, इसी तरीके से यहाँ पे ये कैरी रिपल एडर ही है। मल्टी ऑपरेंड कैरी रिपल एडर के लिए देखें तो इसके अंदर क्रिटिकल पाथ कहाँ होगा? सो द क्रिटिकल पाथ हमेशा की तरह यहां से शुरू होगा, सम से। तो अब सम से ये कहाँ जाएगा? हमने कहा जी कैरी का वेट करता है, कैरी का वेट करता है, कैरी का वेट करता है, और आखिर में आके यहां पर देखेंगे तो इनपुट्स कहां से आ रही हैं। तो यहां पर ये के के लिए वेट करे, के नॉट, के वन, के टू तो है, इसको सम बिट चाहिए। ये सम बिट कहां से आएगी? ऊपर से। वो सम बिट कहां से आएगी? उसके ऊपर से। वो सम बिट कहां से आएगी? उसके ऊपर से, एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस तरीके से ये पाथ बनता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हम देख रहे हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब है सबसे आखिर में कौन सी बिट आ रही है। तो आपको पता है सबसे आखिर में कौन सी बिट आती है? सम बिट आती है। सम बिट किसका वेट करती है जी? कैरी का कर रही है। पिछली कैरी का, पिछली कैरी का, पिछली कैरी का, यहां तक पहुंच गया। एक इनपुट है के नॉट, दूसरा इनपुट क्या है? वो है आपके पास सम बिट जो ऊपर से आ रही है। तो इसको चाहिए ऊपर से आने वाली सम बिट,
वो कब मिलेगी? जब ऊपर से सम आएगा, ऊपर से सम आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहता हूं कि मेरे पास से 4 बिट का एडर है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 4 बिट का एडर है, और जो मेरे पास कहना चाहिए नंबर ऑफ ऑपरेंड है वो 5 है। 4 बिट्स एंड 5 ऑपरेंड्स। 5 ऑपरेंड्स के नाम बता दूं, ए बी डी ई के, ए बी डी ई के, 5 ऑपरेंड 4 बिट। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब इसके अंदर आप देखिए कि डिले कितना आएगा, और वही बात ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से है। तो अब अगर आप डिले की बात करें, आप इसको देखें तो आप यहां से दाखिल हुए और राइट से निकले, यहां से दाखिल हुए बॉटम से एंटर करके राइट से एग्जिट है। तो इसमें कितना डिले आया? एक हाफ एडर का डिले आया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक गए, यानी कि एक कैरी का डिले। क्यों? यहां से यहां तक एक कैरी का डिले, दूसरी कैरी का डिले, और यहां लेफ्ट से दाखिल होके ऊपर से बरामद हुए हैं, लेफ्ट से दाखिल होके ऊपर से। तो कितना डिले आएगा? एक कैरी का और एक हाफ एडर का। तो अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात करूं, तो जो मेरे पास डिले होगा वो होगा डिले ऑफ ए हाफ एडर प्लस 1 2 3 कैरी का डिले, 3 TC प्लस THA, THA प्लस 3 TC प्लस THA। ओके, तो इसका मतलब है 2 THA प्लस 3 TC। ये मेरे पास डिले आ रहा है यहां से यहां तक का। ये फिर किसका इंतजार करेगा? ऊपर से आने वाला, यानी इसका एक डिले, ये इसके डिले का इंतजार करेगा इसका। तो फिर ये कितने डिले हो गए? ये हमारे पास अगर देखें तो यहां से यहां तक 2 THA, तो आपके पास 2 THA का डिले एक का है मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये देखते हैं और 2 THA को, लेट से 2 THA को हम TFA कह दें, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा TFA प्लस 3 TC प्लस 3 TFA। तो 4 TFA प्लस 3 TC का डिले है। अगर मेरे पास ये कब है? जब 4 बिट्स हैं, 5 ऑपरेंड्स हैं। 4 बिट्स एंड 5 ऑपरेंड्स, टोटल डिले जो है वो आएगा आपके पास 4 TFA प्लस 3 TC का। जो डिले है वो है 4 TFA प्लस 3 TC। अच्छा, सेम एग्जाम्पल मैं कहता हूं क्रिटिकल पाथ यूं नहीं था, बल्कि क्रिटिकल पाथ लेट से इस तरह से लेकर चले, तो उस सूरत में कितना डिले आएगा? यहां से यहां तक TFA प्लस TFA प्लस TFA, 3 TFA, और फिर एग्जैक्टली वही डिले जो यहां पर आया। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्रिटिकल पाथ चाहे ऐसे ट्रेस करें या वैसे ट्रेस करें, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। आप किसी को भी अपना क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करके उसके डिले निकाल सकते हैं। अब इसी चीज में फर्ज कीजिए कि 3 बिट्स हैं और 5 ऑपरेंड्स हैं, तो डिले कितना आएगा मुझे बताएं। What would be the delay for 3 bits and 5 ऑपरेंड्स? थ्री बिट्स और 5 ऑपरेंड्स, क्या मतलब है 3 बिट्स और 5 ऑपरेंड्स का? 3 बिट्स का मतलब है कि आपके पास ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट स्ट्रक्चर इतना है, और 5 ऑपरेंड्स 2 ऑपरेंड
तीसरा ऑपरेंड, चौथा ऑपरेंड और पांचवा ऑपरेंड, राइट। तो फिर ये है, अगर इसके डिले को देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिले होगा। ये कितना बनेगा डिले, इसका डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, हाँ शिजा, इसका डिले कैसे होगा कैलकुलेट? तो यहां से जब आप डिले कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से होता है? पहले THA प्लस, आप जब यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, जैसे यहां भी देखें जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दैट इज अ TC डिले, TC। और जब आप, ये TC डिले है और ये THA डिले है, तो जब आप यूं मूव करें तो क्या हो जाएगा? TC प्लस THA। तो आपके पास डिले क्या हो जाएगा जब आप यहां से करेंगे? THA प्लस TC प्लस TC प्लस THA, 2THA प्लस 2TC। और इसका डिले TFA प्लस TFA प्लस TFA, तो इसका मतलब है 4TFA प्लस 2TC। सो अगर हम इस दूसरे केस के लिए देखेंगे, TD is equals to 4TFA plus 3TC। ये 3 बिट 5 ऑपरेंड और 4 बिट 5 ऑपरेंड के लिए। सो अब अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या आएगा? वो इस तरह से होगा कि आप ये देखें, जब 5 ऑपरेंड है तो 4TFA, 4 बिट है तो 3TC, 3 बिट है तो 2TC। तो इसका मतलब ये है कि आप देखें नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने से आपके पास कॉलम्स बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि TC इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने से कॉलम बढ़ रहे हैं, जिससे TC में इंक्रीज आ रहा है। नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ने से रोज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, तीसरे ऑपरेंड के लिए एक और रो, चौथे ऑपरेंड के लिए एक और रो, पांचवें ऑपरेंड के लिए एक और रो, तो जितनी ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे उतनी ज्यादा रोज होंगी। ठीक है, जितने ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे उतनी ज्यादा रोज होंगी। तो अगर 2 ऑपरेंड है तो एक रो, 3 ऑपरेंड है तो 1 2 3 ऑपरेंड है तो 2 रो, 4 ऑपरेंड है तो 3 रोज, K ऑपरेंड है तो K माइनस 1 रोज होंगी। तो इसीलिए K माइनस 1 टाइम्स TFA। अगर 2 ऑपरेंड है तो K इज इक्वल्स टू, अगर K ऑपरेंड है तो K इज इक्वल्स टू, अगर 2 ऑपरेंड है तो K इज इक्वल्स टू 2। K की वैल्यू 2 रखें, क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 टाइम्स TFA। तो इसका मतलब है TD इज इक्वल्स टू TFA प्लस n माइनस 1 टाइम्स TC। यही तो फॉर्मूला है जो कि कैरी रिपल एडर का था। तो कैरी रिपल एडर इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टी ऑपरेंड एडर। ये मल्टी ऑपरेंड एडर जो है ये कैरी रिपल एडर वाली ही चीज है, लेकिन उसका जनरलाइज्ड केस है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेंड है। ओके, तो TD इज इक्वल टू TFA प्लस n माइनस 1 टाइम्स TC। ये हमारे पास मल्टी ऑपरेंड एडर है। और इसकी जो इक्वेशन है वो TD इज इक्वल टू K माइनस 1 टाइम्स TFA प्लस n माइनस 1 टाइम्स TC। ठीक है, उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? वो ये होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशन है K माइनस 1 टाइम्स TFA प्लस n माइनस 1 टाइम्स TC, तो अब ग्राफ TD और n के दरमियान बना रहे हैं, तो अब सिर्फ n एक वेरिएबल नहीं है, K भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसे मौके पे? एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं,
तो k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 4। आप इसमें k को चेंज करते जाएं, आप देखेंगे इक्वेशन का y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। k इज इक्वल्स टू 1 की लाइन कहां बनेगी? k इज इक्वल्स टू 1 की लाइन कहां पे बनेगी? सॉरी, तो होगा ही नहीं। k क्या चीज है? k क्या चीज है? ऑपरेंड दो शहूद, k क्या चीज है? k इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? कितने ऑपरेंड है? k इज, तो इसका मतलब है एक नंबर है। मैं आपसे कहता हूं 5 को ऐड करें, आंसर बताएं। बता सकते हैं आप? 5 प्लस आंसर बताएं। 5 प्लस देयर कुड बी, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ऑपरेंड कम से कम 2 होने चाहिए, इसलिए जो लाइन थी वो k इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट की थी। देयर विल बी नथिंग फॉर k इज इक्वल्स टू 1। k इज इक्वल्स टू 1 डजंट मेक एनी सेंस। तो k जो स्टार्ट होगा k इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 इस तरह से होगा। और आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं, इफ दिस इज x एंड दिस इज y, तो td इज इक्वल्स टू वही बात tc इंटू n प्लस k माइनस 1 टाइम्स tfa माइनस tc। तो दिस एंटायर थिंग इज c, दिस इज m। k इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक नंबर है उसे ऐड करें। k इज द ऑपरेंड ना। वैसे इक्वेशन बता रही है k इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 इज 0 और tc बचेगा। देखिए ये इक्वेशन है, आप तो इसमें k में माइनस 10 भी पुट कर सकती हैं, लेकिन क्या इसका कोई फिजिकल सेंस बनता है? नहीं बनता। तो फिर वो इससे नीचे बनेगा, लेकिन दैट इज मीनिंगलेस। ये तो वही बात है, आप ये हमने सारा ग्राफ स्टार्ट किया, देखिए n इज इक्वल्स टू 1 से। सर अगर मैं n इज इक्वल्स टू 0 करूं, n इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है अगर मेरे पास 0 बिट का नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसकी बिट ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा ऐड करके? भाई ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1। उससे पीछे ये मीनिंगलेस है। इसी तरीके से k इज इक्वल्स टू 2 से नीचे ये एडिशन ही मीनिंगलेस है, क्योंकि एडिशन कम से कम 2 नंबर की होती है। और जब आप इसे चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो y इंटरसेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है? इट इज इंक्रीजिंग बाय TFA। मैंने ये ग्राफ बना दिया TD और N के दरमियान। TD और K के दरमियान ग्राफ कैसा बनेगा, ये आप लोगों ने बनाना। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन TD एंड K। ठीक है जी, इसे हम यहीं तक रखते हैं। मैं फिर कहूंगा भाई देखो चीजों को रिवाइज कर लेना नेक्स्ट वीक के